हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा पीजेंट मूवमेंट के ऊपर होगा, जो कि 1857 से लेकर के 1947 के बीच में जितने भी हमारे किसान के आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 1857 से लेकर के 1947 के बीच में जितने भी आंदोलन चले हैं पीजेंट को लेकर के वो सब कुछ हमारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे मूवमेंट डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, यहाँ तक कि यूपीएससी और नेट लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी आगे ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पीजेंट मूवमेंट 1857 से लेकर के 1947 में कितने आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा मूवमेंट होगा वो आप लोग देख सकते हैं इंडिगो मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नील आंदोलन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर 1857 से लेकर के पूरा जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 तक के बीच में आंदोलन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लाइन वाइज, ठीक है, अपने जो टाइम पीरियड होंगे टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। उस हिसाब से जो सबसे पहला मूवमेंट हमें देखने को मिलता है जो कि किसान आंदोलन के उसमें था, तो वो है हमारा इंडिगो मूवमेंट, नील का आंदोलन। क्लियर हो गया। तो इसका टाइम पीरियड आप लोग देख सकते हैं 1859 टू 1859 से लेकर के 60 तक। इट मीन्स ये पूरे एक साल तक ये आंदोलन चला था। ये विद्रोह अगर आप लोग देखोगे तो कहाँ पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। पहले ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर इंडिगो मूवमेंट में आप सभी बात जानते हैं कि नील आंदोलन जो हुआ था इसमें फार्मर्स को फोर्सफुली क्या करा जा रहा था, जो प्लांटर्स होते थे वो फार्मर्स से फोर्सफुली क्या नील इंडिगो उगवाना चाहते थे, उसकी खेती करवाना चाहते थे। तो ये आंदोलन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं। तो आप ये देखोगे जो रिवॉल्ट आप लोग देखोगे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु बासु विसाऊ, ठीक है, ये दोनों आपको नादा डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखने को मिलेंगे। ये विद्रोह हमें देखने को मिलेगा। यहीं अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट अगर आप देखोगे, लेकिन उससे पहले आप ये आप लोग डायग्राम देख सकते हो, इस पिक्चर को देख सकते हो। ये पूरा यह खेती करते हुए लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहीं में अगर आप बात करूंगी हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग भी देख लो। तो ये नील आंदोलन की हम लोग बात कर रहे हैं 1859 से 60 तक आपको इसका टाइम पीरियड है। एक साल तक ये आंदोलन चला था। यहाँ पर बंगाल के अगेंस्ट में यहाँ पे हमें विद्रोह देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो भी प्लांटर्स हैं, बागवान हैं, वो लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को फोर्सफुली, ठीक है, उनको मजबूर करते हैं कि वो क्या करें, नील की खेती करें। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि नदिया जिले के दिगंबर विश्वास और विष्णु विसाऊ ये दोनों इसमें शामिल हैं। ये सब कुछ अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, लेकिन मेन पॉइंट आप यहाँ पे जो देख रही हो वाला पॉइंट जो हाईलाइट है कि जो नील का विद्रोह है वो बंगाल में हुआ था। मैंने आपको बताया एग्जाम में पूछा जाता तो इसलिए आपको ये टाइम पीरियड के साथ साथ जगह भी आपको याद रखनी है। बंगाल में 1859 टू 1860 में हुआ था और ये किसानों द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह था। मैंने आपको बताया यहाँ पे फार्मर्स ने प्लांटर्स के अगेंस्ट थे, उन्होंने यहाँ पे इसलिए प्लांटर्स ने जो कि किसान थे उन्होंने ये विद्रोह किया था क्योंकि उन्हें ये शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था जो कि किसानों के लिए प्रतिकूल था। मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग ये बात जरूर जानते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना जानते हैं कि किसानों ने क्यों मना किया था कि वो खेती नहीं करना चाहते, नील की इंडिगो नहीं उगाना चाहते। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें जो इस ओवरव्यू से क्या पता चला है कि हमें नील आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन पीजेंट का देखने को मिलता है 1859 टू 1860 के बीच में, जो कि बंगाल में हुआ था। क्लियर हो गया, वो भी किसके बीच में, प्लांटर्स के बीच में। किसानों ने, प्लांटर्स जो बागान के मालिक हैं, उनके लिए ये विद्रोह किया था। आगे बढ़ेंगे, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ देख सकते हो और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी नेक्स्ट स्लाइड पर है। तो आप दोनों के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, तो आप लोग बेफिक्र होके दोनों इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी इन बातों को समझना है। ठीक है,
तो चलिए आइए समझते हैं, हिंदी में ही समझें ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग तो समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, बाकी इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। तो नील आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको क्या बताया कि ये विद्रोह तो बाद में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी जो नील की खेती हमें देखने को मिलती है वो 1777 में ही स्टार्ट हो चुकी थी, नील का ये जो विद्रोह। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि 1859 में ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नील की खेती बंगाल में 1777 में ही शुरू हो चुकी थी। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे कि इंडिगो की दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा मांग थी, लेकिन हम यूरोप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लू डाई की मांग थी। ठीक है, यहाँ पे यूरोप के लोग जो हैं वो ब्लू डाई का यूज़ करते थे, उसकी ज़्यादा मांग थी, उसके कारण नील का व्यापार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता था। ठीक है, अट्रैक्टिव था। यहीं अगर हम देखेंगे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो यूरोप के प्लांटर्स थे, यूरोप के जो बागान मालिकों ने क्या करा कि अब नील पर अपना एक अधिकार को आनंद लिया, और उन्होंने क्या करा कि जितने भी भारत के किसान हैं, जितने भी इंडियन पीजेंट्स हैं, उनके साथ कपटपूर्ण सदों के साथ हस्ताक्षर करके नील उगाने के लिए मजबूर कर दिया। आप लोग ये बात जानते हैं कि पहले के लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते थे। ठीक है, तो उन्हें फोर्सफुली क्या करा जाता था, जितने भी ब्रिटिश से अंग्रेज हैं वो क्या करते थे, किसानों से जबरदस्ती उनके साइन ले लेते थे। ठीक है, उनका अंगूठा छपवा लेते थे। ठीक है, और उनसे जबरदस्ती फोर्सफुली काम किया करते थे। यहीं अगर हम देखेंगे कि किसानों को खाद्य फसलों के स्थान पर नील उगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों? अगर आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि उन जो नॉर्मल जो हम क्रॉप फसलें जो फार्मर्स उगाती हैं उसको मना करके उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, नील उगाना है, हमारे लिए काम करना है आपको। तो फार्मर्स ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जो है वो फोर्सफुली करवा रहे थे। कहते अगर आप लोग नहीं हमारी बात मानोगे, जो हम कह रहे हैं वो सब बात नहीं मानोगे, तो उसके लिए भी सजा दी जाती थी। आप लोग ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, लास्ट वाला। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि उन जो भी किसान होते थे उनकी फैमिली को परेशान करते थे, सजा देते थे कि हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। तो इसी डर से फार्मर्स भी अंग्रेजों की बात मानते थे और उनके लिए काम किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, किसानों को मजबूर किया गया कि वो नील की खेती करे, और वह इस उद्देश्य के लिए उन्होंने सिर थे। एक बार किसानों ने कर्ज ले लिया। यहाँ पर क्या होता था, अगर किसान ने एक बार कर्ज ले लिया तो वह ब्याज को क्या कर देते थे, उच्च दर कर देते के कारण वो कभी भी उसको चुका नहीं पाते थे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टैक्स की जो दरें आप लोग देखोगे बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने बढ़ा दी, ताकि किसान कभी भी उसको ना चुका मतलब पे ना कर पाए, ताकि फिर वो किसानों को अपने अंडर में काम करवा सकें। फिर अगर हम आगे बात करेंगे, यदि वे लगान का भुगतान नहीं कर सकते हैं तो बागवानों के कहने से मना कर देते थे। तो किसानों ने पर बेरहमी से अत्याचार किया जाता था कि अगर तुम लोग टाइम पर नहीं पे कर पाओगे भुगतान, तो अब किसानों को क्या किया जाता, अत्याचार किया जाता। ठीक है, फिर यही हम बात करेंगे यूरोप के जो प्लांटर्स थे, जो यूरोप के बागान मालिक थे, उनके जो मुनाफे थे उनको अधिकतम बढ़ाने के लिए उन्हें गैर लाभकारी दरों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे गैर तरीके से ये लोग क्या करते थे कि अब यहाँ पे नील बेचना है तो ये लोग अब गलत तरीके से भी यहाँ पे करने लगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि कोई भी किसान नील उगाने के लिए मना कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी किसान ने यहाँ पर नील नहीं उगाया और उसकी बजाय कोई भी धान उगा दिया, तो फिर अब इसके लिए भी बागानों ने कुछ तरीका सोच रखा था कि अगर कोई भी किसान हमारी बात नहीं मानेगा, अगर वो नील नहीं उगाएगा, तो फिर वो लोग क्या करते थे, गलत तरीके से करते थे। वो लोग उनकी फसलों को लूट लेते थे और या तो फिर उनके फसलों को जला देते थे, नहीं तो जो उनके परिवार के सदस्य होते थे किसानों के, उनका अपहरण कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ों से फिर क्या हुआ, प्लांटर्स जो हैं ये सारी चीज़ें किसानों के साथ हमें देखते हैं कि ये सब इनके साथ करते हैं, जिसकी वजह से किसान भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें यहाँ पे आपने देखा, इस ओवरव्यू आपने पूरा देखा तो हमें एक बात समझ में आती है कि किसान यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, नील नहीं उगाना चाहते, उन्हें यहाँ पे ये फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो ऐसी नहीं बात मानेंगे उनकी, तो फिर आप लोग देख रहे हो कि वो जो भी फसल उगाएंगे या तो वो उन्हें लूट लिया जाएगा या तो उसको जला दिया जाएगा और उनके परिवार को भी परेशान किया जाएगा। इसी वजह से किसान परेशान हो चुके थे और इसलिए उन लोगों ने बात मान ली थी। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात
कि वो लोग नील क्यों नहीं उगाना चाहते थे, क्यों मना कर रहे थे। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये लैंड है, अगर यहाँ पर नील उगा दी गई तो वो जो ज़मीन है बहुत टाइम तक क्या बंजर हो जाती है। इट मीन्स वहाँ पे आप लोग फिर कुछ समय तक, कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक वहाँ पे हम कोई भी खेती नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक वजह थी जिसके वजह से किसानों ने मना कर दिया था कि वो नील की खेती नहीं करेंगे। रही बात कि नील का जो उपयोग है वो किस में आता है, आप लोगों ने देखा होगा कपड़ों को रंग करने में, ठीक है, सफ़ेद से कोई भी एक रंग देने में हम लोग नील का यूज़ करते हैं। लेकिन नील जहाँ भी उगती है उसके वजह से क्या होता है, वो ज़मीन बहुत समय तक बंजर रहती है। यही एक कारण था कि किसानों यहाँ पे मना करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इनसे फोर्सफुली काम करवाया था। यहाँ तक आप सबको बातें क्लियर हो गई। एक बार मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप सबको भी एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप सबको भी समझ में आ जाए कि मैंने अभी आपको क्या बताया। इंडिगो का कल्टीवेशन बंगाल में 1777 में स्टार्ट हो चुका था और इंडिगो की जो सबसे ज़्यादा डिमांड हमें पूरे वर्ल्ड वाइड में देखने को मिलती है। लेकिन ट्रेड जो है इंडिगो का, हमें जो ज़्यादा डिमांड हमने देखा कि ब्लू डाई का डिमांड था यूरोप में, ठीक है। अब यूरोप के जो प्लांटर हैं वो एक अकेला ऐसा प्लांटर है जो इंडिगो, एक मोनोपोली मतलब एक अकेला है जो कि इंजॉय कर रहा है। एंड द फोर्स सिर्फ इसी ने क्या करा यूरोप ने कि उसी का इंडिगो उगवा रहा है और इंडियन के जो फार्मर्स हैं उनको फोर्सफुली उन्होंने साइन करवा रहा है और डील करवा रहा है कि तुम ये नील की खेती करोगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, जो कल्टीवेटर हैं उनको फोर्सफुली यहाँ पे इंडिगो उगाया जा रहा है इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है। कोई और फसल उगाने के बजाय उन्हें नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ ही साथ उन्हें एडवांस लोन के पर्पज से अगर कोई भी फार्मर कोई भी लोन लेता है और वो उसको पे नहीं कर पाता है हाई इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्या करता है, उनको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। या कोई भी अगर प्लांटर्स को मना कर देगा फार्मर कि वो नहीं देगा उसको रेंट या ये, तो वो उनको क्या करते थे, पनिश करते थे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी किसान ने, फार्मर ने मना कर दिया कि वो नहीं उगाएगा इंडिगो और वो क्या उगाएगा, कोई भी पैडी चीज़ उगाएगा, कोई भी खाने की चीज़, कोई भी फसल उगाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, इन लोगों ने फिर इलीगल तरीके से फार्मर से काम करवाने चालू कर दिए, ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, उनके चीज़ों को लूटना शुरू कर दिया, उनके फसलों को जलाना शुरू कर दिया और उनकी फैमिली मेम्बर्स को किडनैप करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से उन्हें, किसान को डर, एक होता है ना, डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तब उन्हें बात उनकी माननी ही पड़ती थी। तो ये पूरा आपने देखा इंडिगो मूवमेंट के बारे में। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट नील आंदोलन के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नील किसानों ने, अभी तक मैंने आपको बताया कि अब उनसे काम करवाने के लिए हो गया। अब क्या था, किसान लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो फोर्सफुली काम तो कर रहे थे लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। तो जो नील के किसान हैं उन्होंने नील उगाने से बिल्कुल इनकार कर दिया और बंगाल के नदिया ज़िले में विद्रोह कर दिया। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो नदिया का ज़िला है वहाँ पे, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर उन्होंने विद्रोह किया। कौन, किसने किया था, फार्मर्स ने, पीजेंट ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस का, यहाँ पे जो पुलिस है उन पर भी हमला किया गया। उसके जवाब में बागवानों ने लगान को क्या करा, बढ़ा दिया और किसानों को बेदखल कर दिया, जिससे और अधिक आंदोलन होने लग गए। अब यहाँ पे विद्रोह चालू हो चुका है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 1859 में विद्रोह हुआ, ठीक है। 1777 से यहाँ पे इंडिगो का क्रॉपिंग शुरू हो चुका था, तब से लेके ये यहाँ पे खेती करने रहे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तब किसान परेशान हो गए तो 1859 में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अप्रैल 1860 की यहाँ पे बात बताई जा रही है कि अप्रैल 1860 में क्या हुआ, नदिया और पबना जिलों में बरासत सभांग के सभी किसान हड़ताल पर चले गए और नील उगाने से उन्होंने मना कर दिया। अब सबके सारे जितने भी किसान काम करते थे, खेती कर रहे थे, वो सब हड़ताल पर चले गए और उन्होंने नील उगाने से मना कर दिया कि हम लोग नहीं उगाएंगे, हम लोग इसकी खेती नहीं करेंगे। हड़ताल जो है बंगाल में धीरे धीरे और भी जगहों पे फैलने लगी, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, किसान के नेतृत्व में नदिया के बिस्वा भाइयों, मालदा के रसीव मंडल और पबना के कादर मौला, ये तीनों नाम याद रखने हैं, नदिया के बिस्वास भाइयों, मालदा के रफीफ मंडल और पबना के कादर बोला ने किया था,
ठीक है। विद्रोह को कई जमींदारों का भी समर्थन था, विशेष रूप से नरेल के समर्थन मालिक। आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे अब पीजेंट के साथ साथ जो किसान हैं, किसानों के साथ साथ जमींदार भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने भी किसानों का साथ दिया कि वो लोग नील नहीं उगाएंगे और वो इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। विद्रोह को दबा दिया गया और कई किसान को, सरकारों, कुछ जमींदारों को यहाँ पे मार दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों लोग क्या करते थे, यही एक तरीका है जिससे विद्रोह को ख़त्म करना है। तो विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक होता है तो जितने भी किसान गए थे उनको क्या करा गया, जितने भी किसान थे और उनकी जितने भी जमींदार थे उनको मार दिया गया, ताकि बाकी के किसान जो है वो डर जाएं, तो वो विद्रोह ना कर सके, कि दिखाएं कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा वो तुम देख सकते हो। बट विद्रोह को बंगाली बुद्धिजीवियों, मुसलमानों और मिशनरियों को समर्थन भी प्राप्त था। पूरे ग्रामीण आबादियों ने विद्रोह का समर्थन किया। अब आपने देखा कि कुछ ही यहाँ पे किसानों को और जमींदारों को मार के कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये विद्रोह बहुत ही ज़्यादा फैल चुका था, बंगाल के और भी हिस्सों में फैल चुका था, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। धीरे धीरे प्रेस का यहाँ पे मामला हमें देखने पड़ता है। इस विद्रोह में अब हम प्रेस, आपको जो मास मीडिया है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। किसानों की जो हालात थे, दुर्दशा थी, उसको देखने को मिलता है, उनके लिए लड़ने के लिए भूमिका निभाई। अब आप जानते हैं कि प्रेस यानी कि मास मीडिया अगर इन्वॉल्व हो गई तो बात कहाँ से कहाँ फैल जाती है। इस वजह से हमें फिर क्या देखने को मिलता है, 1858 से 1859 में लिखे हुए दीनबंधु मित्रों द्वारा लिखा एक नाटक नील दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखा था 1858 में 1859 तक में। उन्होंने इसमें क्या लिखा था, ने किसानों की स्थिति के बारे में बताया था, जो सटीक रूप से चित्रित किया था। उन्होंने किसानों की स्थिति बताई थी कि उस समय क्या सिचुएशन रही थी, अंग्रेजों ने क्या हालात कर दिए थे नील उगाने के लिए किसानों की, वो सब कुछ इन्होंने इस नील दर्पण में बताया हुआ था। ठीक है, ये बुक आपको याद रखनी है, नील दर्पण। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। उन्होंने इसमें पूरे किसानों के हालात के बारे में बताया था। ये दिखाता है कि कैसे किसानों को पर्याप्त भुगतान के बिना नील की खेती करने के लिए मजदूर किया जाता था। मजबूर यहाँ पे इसलिए किया जाता था, और यहाँ पे साथ में क्या कह रहा है कि उनको पैसे भी उतने नहीं मिलते थे, जितना लोगों ने एक्स्ट्रा काम करवाया जाता था, लेकिन उतना पैसे, सैलरी नहीं मिलती थी। ये नाटक चर्चा का विषय बन गया और धीरे धीरे पूरे बंगाली बुद्धिजीवियों के नील विद्रोह को समर्थन देने का आग्रह किया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि माइकल मधुसूदन दत्ता ने बंगाल के राज्यपाल के सचिव WS सैटन करके अधिकार पर नाटक का अंग्रेजी का अनुवाद किया था। तो मैं आपको बता दूं, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट को मैं भी आपको दिखा दूं कि आप लोगों को यहाँ पे हमें ओवरऑल पूरा समझ में आ गया कि ये जो हमें मूवमेंट विद रिवोल्ट देखने को मिलता है वो नदिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें और भी क्या क्या कि अब जो ये विद्रोह होने लगा, इसके अंदर विश्वास ब्रदर जो नदिया से थे, राफिया मोंडल जो मालडा से थे, और कैदर मौला जो कि पावना से थे, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। और जो जमींदार से यानी कि राम रतन मुलिक ऑफ नरेल, ये भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। धीरे धीरे जब यहाँ पे लोगों को मार दिया गया, फार्मर्स को मार दिया गया, जमींदारों को मार दिया गया, तो यहाँ पे जितने भी बंगाली इंटेलिजेंस, मुस्लिम मिशनरीज, ये सब के सब इसमें इन्वॉल्व थे, इन्होंने विद्रोह को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो हमें नील दर्पण में ये एक प्ले है द मिरर ऑफ इंडिगो, यानी कि यहाँ पे दीनबंधु मित्रा ने लिखा था इसको, और जितनी भी यहाँ पे किसानों की स्थिति है, सिचुएशन के बारे में उन्होंने यहाँ पे दिखाया। और ये एक बंगाली का है, याद रखना, माइकल मधुसूदन दत्त को इसने इसको ट्रांसलेट किया था बंगाल से इंग्लिश में। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो नील दर्पण है वो बंगाल से, बंगाली लैंग्वेज से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो आपको पता होना चाहिए माइकल मधुसूदन दत्त ने इसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पूरे नील का आंदोलन आपने देखा, जो सबसे पहला आंदोलन रहा था पीजेंट का, इसमें ये फोर्सफुली यहाँ पे इनसे काम करवाया गया था। ठीक है, कि वो नील उगाना, और मैंने आपको ये सारे रीजन बता दिए कि यहाँ पे इनसे फोर्सफुली काम कराया गया और किसान यहाँ पर क्यों नहीं खेती करना चाहते थे। आई होप आप सबको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इंडिगो मूवमेंट के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट इतना ही सफिशिएंट है। ये पूरा कंप्लीट इंडिगो मूवमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आप सबको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि नील मूवमेंट जो था, आंदोलन जो था नील उगाने का, ये चारों चीज़ें, ठीक है, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको इतना ही पढ़ना है। ये मैंने पूरा आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड दे दिया था, कहाँ पे विद्रोह हुआ था वो भी बता दिया था मैंने आपको।
ठीक है, किस पर्पज से हुआ था, क्या हुआ था, क्यों नहीं करना चाहते थे किसानों का, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे पॉइंट आप सबको अच्छे से याद रखने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। तो ये था स्टूडेंट पहला मूवमेंट हमारे पीजेंट का। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा कौन सा मूवमेंट चला था, पीजेंट का कौन सा रिवॉल्ट हुआ था। तो स्टूडेंट दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो दूसरा जो विद्रोह आपको देखने को मिलेगा वो है पबना अगैरियन लीग। ठीक है, पबना अगैरियन लीग आपको पीजेंट विद्रोह का, पीजेंट आंदोलन का ये दूसरा देखने को मिलेगा, जो कि 1870 से लेकर के और 1880 में हुआ था, और ये लार्ज पार्ट ऑफ ईस्टर्न बंगाल का था हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखोगे इसमें कौन था, यूसुफ शाही परगाना जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट से थे, और यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा था पटना में, और उसके अदर जितने भी ईस्ट बंगाल के और अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है स्ट्रगल धीरे धीरे यहाँ पे एक्सटेंड होता है। और यहाँ पे मेन फॉर्म स्ट्रगल का देखोगे तो वो है लीगल रेजिस्टेंस, देवर लिटिल वायलेंस। तो ये एक बहुत ही छोटा वायलेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पैबुना कृषि संघ आप लोगों ने देख लिया, तो पैबुना कृषि संघ की ओवरव्यू है, तो आपको ये बात याद रखनी है 1870 से 1880 के दशक में आपको देखने को मिलेगा, जो पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्सों में जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं के कारण कृषि अशांति देखी गई थी। इसमें यूसुफ शाही परगना पटना जिले के थे, और पूरे पटना और पूर्व बंगाल के हिस्से में उसके अन्य जिलों में ये संघर्ष धीरे धीरे फैल गया, और संघर्ष का मुख्य रूप कानूनी प्रतिरोध था, जो कि इसमें हमें बहुत ही कम हिंसा हुई थी इस वाले पैबोना कृषि लीग में। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग यहाँ पे 1857 से लेकर के 1947 तक के सारे मूवमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही जितने भी मूवमेंट हुए सब कुछ डिस्कस करेंगे, और एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नेट लेवल तक की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारी चीज़ें मैं अच्छे से आप सबको एक्सप्लेन कर सकूँ। उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। नीचे आपको मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, एक आप में वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, और वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्विज करते हैं हम उस चैनल पे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब मैं आपको वहाँ पे देती हूँ। दूसरा टेलीग्राम चैनल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हम कुछ डाउट और क्वेरी अगर आपको कुछ पूछनी है तो वो ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब आप देखोगे कि पैबना जो अगैरियन लीग है ये 1885 में बंगाल टेंडेंसी यहाँ पे इन्होंने एक्ट पास किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना। बंगाल का टेंडेंसी एक्ट पास कब हुआ था, 1885 में। यहाँ पर यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल का सपोर्ट रहा था, वो कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी के सपोर्ट था इनको, आरसी दत्त का, एंड द इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो भारतीय का संगठन आप लोग देखोगे, एसोसिएशन अगर आप देखोगे अधिनियम, तो वो किसके अंडर में था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अंडर में था। अगर हमें हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, और यहाँ पे युवा भारतीय बुद्धिजीवियों का भी समर्थन रहा था इसमें, जिसमें कौन कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, और इंडियन एसोसिएशन कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में था। ये एग्जाम में दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन खुद ही बनाएं। ठीक है, पीडीएफ मिलने की बात नहीं है स्टूडेंट, अगर आप लोग नोट्स अपने खुद से बनाएंगे तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप खुद ही लिखो, उसको खुद ही पढ़ो, तो आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। क्लियर हो गया। तो पैबुना कृषि संघ मैंने आपको बता दिया, इसमें 1885 में बंगाल का काश्तकारी अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया था, और इसके अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में था। तो ये सब ओवरव्यू था, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ रख दिया। अब हम स्टूडेंट इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप सब तैयार है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी है,
हिंदी में हम इसको पढ़ लेते ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी इंग्लिश में भी है, मैं आपको वहाँ पे अभी दिखा दूंगी। तो अगर मैं पैबुना कृषि संघ की बात करूँ तो इसका गठन 1873 में बंगाल के पटना जिले में यूसुफशाही फरगाना में हुआ था। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, और जितना मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका गठन हमने देख लिया कब हुआ था, 1873 में बंगाल के पटना जिले में यूसुफशाही फरगाना में हुआ था। इसका गठन बढ़े हुए लगान के जमींदारों की मांग का विरोध करने के लिए हुआ था। अब हम बात करते हैं कि पहला मूवमेंट हमने पढ़ा जो नील के लिए हुआ था, नील उगाने के लिए आंदोलन विद्रोह किया गया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो लगान की जमींदारों की जो मांग का विरोध था, उसके जितने भी जो यहाँ पे लगान बढ़ा दिए गए थे, ठीक है, उसका विद्रोह किया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं जो जमींदारों की मांग का विरोध किया गया, क्योंकि जमींदार जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेते थे किसानों से, बहुत ही ज़्यादा मांगते थे। तो उसी की जो बढ़ते हुए लगान की वजह से ये संघ, ये कृषि संघ आपको पैबुना का देखने को मिलेगा। लीग ने किसानों की सामूहिक सभाएं आयोजित की और बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और फिर वह जमींदार को डराते हुए गांव की ओर चल पड़े। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी किसान थे उन्होंने पूरा सामूहिक सभा आयोजित किया। ठीक है, लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई और फिर यहाँ पे जितने भी जमींदार थे उन्हें डराते हुए गांव की ओर चल पड़े। एक होता है ना डराते कि देखो हमारा पूरा ग्रुप है, पूरी ये है, अब हम आपके अगेंस्ट विद्रोह करेंगे कि आपने हमारे से इतना जो लगान बढ़ाए हैं, जो लगान लिए हैं, उसके अगेंस्ट ये संघ चलाया था। लीग में लगान हड़ताल का आयोजन किया गया। अब यहाँ पे इस लीग, मैंने आपको क्या बताया, ये लीग क्यों चलाया गया, ताकि ये जो लगान इन जमींदारों ने बढ़ाए हैं इसके हड़ताल में इन्होंने आयोजन किया। रायतों ने बढ़े हुए लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया। स्टूडेंट, जो रायत है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, किसान यानी कि फार्मर्स। ठीक है, तो किसानों ने यहाँ पे मना कर दिया कि जो भी लगान इन्होंने यहाँ पे बढ़ाए हैं जमींदारों ने, वो उसका भुगतान नहीं करेंगे और जमींदारों को अदालतों की चुनौती दे दी गई। ठीक है, ये संघर्ष धीरे धीरे पूरे पबना और फिर वही पूर्वी बंगाल में अन्य जिलों में फैल गया था। तो अगर मैं आप बात करूं कि ये पैबुना एग्रेरियन लीग यानी पैबुना कृषि संघ में क्या था, ये पहली बात पैबुना की जगह पर हुआ था और इसका मेन एम आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो जमींदारों ने लगान बढ़ाया था उसके वजह से ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब पीजेंट की, यहाँ पे भी आप देखोगे तो हम, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक ही है कि पीजेंट का आंदोलन। ठीक है, पीजेंट का विद्रोह जो यहाँ पे चल रहा था, पहला तो नील की खेती के लिए था और दूसरा था कि जो जमींदार से उनसे लगान लेते थे, ज़्यादातर मांग के बढ़ा दिया करते थे, उसके ऊपर इन्होंने देखा। तो धीरे धीरे मैंने आपको क्या बताया कि पूरा पबना, पूरा पूर्वी बंगाल के हिस्से में ये चीज़ें, ये संघ था, ये फैल चुका था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी दिखा देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, यूसुफशाही फरगाना, ये पटना डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना बंगाल में 1873 में हमें ये देखने को मिलता है। ये मेन नेम क्या था, तो टू रजिस्ट द डिमांड ऑफ द जमींदार टू ऑफ एनहांस रेंट। तो जिन्होंने, जो जमींदार थे जिन्होंने रेंट को बढ़ा दिया था, उसकी डिमांड की थी, उस वजह से हमें ये लीग देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक ज़्यादातर मास मीटिंग थी पीजेंट्स की, लार्ज क्राउड, उन्होंने एक भीड़ इकट्ठी करी, मार्च निकाला और वो किधर, जमींदारों को डराते हुए गांव की तरफ सारे फार्मर्स निकल गए। ये लीग हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे ये लोग स्ट्राइक पर चले गए और जो फार्मर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि वो जो इन्होंने रेंट बढ़ाए हैं वो हम नहीं देंगे, और जमींदारों को चैलेंज किया कि वो उनको कोर्ट की तरफ घसीटेंगे, लेकर जाएंगे। ये धीरे धीरे स्ट्रगल मैंने आपको क्या बताया, पूरे पबने में और पूरा ईस्ट बंगाल के अदर डिस्ट्रिक्ट में ये फैल चुका था। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे ये लीग जो है बढ़ता गया हर जगह। रेंट जो है वो विद हेल्ड एंड जमींदार फॉट इन द कोर्ट। अब क्या है, अब जमींदार कोर्ट जाएगा, वहाँ पे लड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, द मेन फॉर्म ऑफ स्ट्रगल वॉज दैट ऑफ लीगल रेजिस्टेंस। अब आप देखोगे, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस वाले में हमें लिटिल वायलेंस, ज़्यादा छोटी सी हिंसक हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जब यहाँ पे जमींदार ने मतलब ट्राई करा कि वो क्या करे, कि उन्होंने यहाँ पे रेंट बढ़ा दिए गए थे, तो फार्मर्स यहाँ पे परेशान हो चुके थे कि जमींदार, जैसे कि आपको मैं स्टूडेंट एक एग्जांपल देती हूँ कि ये राजा है, ठीक है,
और ये जमींदार है और ये किसान है, फार्मर। राजा ने बोला अपनी एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा है। राजा ने क्या करा कि एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जमींदार को। जमींदार को बोला कि अब से ये जमीन तुम्हारी है, इसमें तुम खेती कराओ, करो करो कैसे, और इसमें जो पैसा आएगा तुम वो फार्मर से लेकर के मुझको दोगे, ठीक है। तो ये एक जरिया हो गया। तो ये डायरेक्ट यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो किसान जो, अगर आप देखोगे तो किंग जो है वो डायरेक्ट फार्मर से नहीं लेता था पैसा, ठीक है, या टैक्स, वो जमींदार के थ्रू लेता था, ठीक है। अगर राजा ने बोला कि तुम मुझे हर महीने ला करके 500 रुपये दोगे, ठीक है, 500 रुपये ला के मुझे चाहिए ही चाहिए हर महीने, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, खेती अच्छी हो रही हो नहीं हो रही हो, तो ये सब उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो जमींदार क्या करते थे, अब फार्मर से खेती करवाते थे उस जमीन पर जो कि राजा ने उसे दी थी। जमींदारों की तो ऐसा है, वो जमीन उसकी थी नहीं लेकिन उसको फ्री में मिल गई, बैठे बैठे वो आराम से काम करा रहा है, ऐश कर रहा है, ठीक है। अब बस उसको ये करना है कि राजा को महीने में 500 रुपये उसको देने ही देने। तो वो क्या करता था, फार्मर से 500 ना लेकर के 700 लेता था, ठीक है, वो एक्स्ट्रा लेता था। ये बात फार्मर जानते थे कि जमींदार जो है वो हमसे ज़्यादा लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, तो फार्मरों की दिक्कत होती थी, जैसे कभी कभी तो अच्छी खेती होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट कभी कभी जैसे कि सूखा पड़ा था, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से कभी बाढ़ आ गई, कभी अच्छी खेती नहीं हो पाई, कभी अच्छी सॉइल नहीं हो पाती, बारिश नहीं हो पाती अच्छी, तो उतना खेती नहीं हो पाता। तब भी फार्मर्स को 700 रुपये तो देने ही देने, और किसान को कितने देने, 500 देने ही देने, ठीक है। तो अगर वो जमींदार नहीं देगा तो वो उससे ज़मीन छीन ली जाएगी, तो उस बात का भी उसको डर था। तो इसीलिए जमींदार फार्मर्स पे अत्याचार भी करता था, ठीक है, कि तुम्हें कैसे मुझे नहीं पता, दो काम करो, एक्स्ट्रा काम करो। तो जमींदार क्या करता था, फार्मर से एक्स्ट्रा ओवर टाइम कराता था, लेकिन उनको पैसे उतने नहीं देता था, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्या होता था कि फार्मर्स भी अपने काम नहीं कर पाते थे, ठीक है, अगर वो नहीं पे कर पाते थे तो वो जो भी फार्मर्स की खुद की भी कभी जो लैंड होती थी ना, जमींदार उसको भी ले लेता था और उस पर ही फार्मर्स को काम करा के उससे पैसे लेता था। सोचो, अगर हम अपने ही घर में रहेंगे और अपने ही घर का किराया देंगे तो ये क्या बात होती है। तो यही सारी चीज़ें फार्मर को फेस ऑफ करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमें ये सारे संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पूरा हर जगह कृषि लीग आयोजित की जाती थी, लगान आयोजित किया जाता था और जमींदार अदालतों में लड़ते रहते थे। संघर्ष का मुख्य रूप क्या था, कानूनी प्रतिरोध करना, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या हो रही थी, अब कानूनी हो रही थी। बहुत ही कम हमें यहाँ पे हिंसा देखने को मिली। ये केवल तब हुआ था जब जमींदारों ने दंगों को अपनी शर्तों पर बलपूर्वक मनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश किया था। यहाँ पे हमें हिंसा ज़्यादा देखने को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जमींदार हर डेली तो यहाँ पे मारेंगे नहीं, परेशान तो नहीं करेंगे, वो कभी कभी करते थे जब वो अपनी शर्तों के अनुसार ठीक है, फोर्सफुली मजबूर करते थे कि काम करो, मुझे पैसे दो, तब हमें ये देखने को मिला। तो मैं आंदोलन के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है कि जड़े कानून और उनकी कानूनी अधिकारों के बारे में एक मजबूत जागरूकता और शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए संघ बनाने की क्षमता को विकसित करती थी। तो यहाँ पर ये लीग बनाने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर तरीका है, कोई भी काम हो तो यहाँ पे हिंसा ना हो, ठीक है, बहुत ही कम हो। लाइक कोई भी चीज़ें हो तो वो कानूनी चीज़ों पर हो, ठीक है, कानूनी अधिकारों पर हो, यहाँ पे शांतिपूर्ण ये आंदोलन चले, ठीक है, संघ बनाया जा रहा है। ये विकसित की गई इसलिए ताकि जो जमींदार पीजेंट से फोर्सफुली जो उनके जो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे रेंट को बढ़ा देते थे, ज़्यादा लेते थे, ठीक है, तो वो तो फार्मर्स नहीं पे कर पाते थे, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत की परेशानी वाली बात थी। फिर फोर्सफुली उनसे ही काम करवाओ, उन पर अत्याचारों करो, ये ना होकर के एक शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए एक संघ बनाने को यहाँ पे इन्होंने हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट अगर आप लोग देखोगे, इन द कोर्स ऑफ मूवमेंट द रूट्स डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ द लॉ and their legal rights and the ability to combine and form association of peaceful agitation। तो हमें ये पीसफुल शांतिपूर्वक ये लीग इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर लीगल सबके अधिकार होते हैं, ठीक है, सबके लीगल यहाँ पे सबको कानून की तरफ अवेयरनेस बढ़ाते हुए दिखाया गया, ठीक है। और ये जो एसोसिएशन चलाया गया है ये पीसफुली रहे, ये सारी चीज़ें हमें पेबोना एगेरियन लीग में देखने को मिलती है। तो ये था हमारा दूसरा पेबोना एगेरियन लीग यानी कि दूसरा पीजेंट का मूवमेंट, ठीक है। पहला हमने इंडिगो का पढ़ा जिसमें नील विद्रोह के रूप में हमें देखने को मिला। दूसरा हमने देखा जो जमींदारों ने यहाँ पर लगान को बढ़ा दिया गया था, जो कि
किसान नहीं देना चाहते थे, इसके वजह से ये विद्रोह में देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने ये 2 पढ़ लिए हैं, क्यों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये 2 ही रखते हैं, ठीक है। बाकी के मूवमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अदरवाइज कुछ और भी आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड बातें बता तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करो। कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसे लगी, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, और आगे आप किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, किस में आपको प्रॉब्लम है, वो सब कुछ आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।